हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट है 55 नंबर की। 9th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो आज हमको वही आगे कंटिन्यू करना है। हमने पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना, उसके कुछ गुणों के बारे में जाना। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चतुर्भुज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और साथ में त्रिभुज के बारे में जानेंगे। मतलब कि त्रिभुज के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या गुण और हो सकते हैं, त्रिभुज के ऊपर कौन कौन सी हमारे पास प्रमेय आते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो छोटे से चीज मैं आपको बता देती हूँ। त्रिभुज आपको पता ही है, इस तरह से बनता है, 3 भुजाओं से, ए बी सी। और चतुर्भुज कैसे बनता है? 4 भुजाओं से मिलकर। 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ए बी सी और डी। तो ये हमारा हो गया चतुर्भुज और ये हमारा हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर ही अगर मैं बोलूँ कि ये भुजा ए बी जो है, ये भुजा ए बी जो है, ये ए बी, इसका मध्य बिंदु कौन सा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? बीच का बिंदु। तो ए बी पर बीच का बिंदु कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा। इसको मान लो मैंने क्या नाम दे दिया? डी। ऐसे ही ए सी का मध्य बिंदु क्या माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा। इसका नाम मान लो मैंने दे दिया एफ। ऐसे बी सी का मध्य बिंदु कौन सा माना जाएगा? ये बीच का। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? एल। कुछ भी नाम दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी सब सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि मध्य बिंदु कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं। अब जैसे मान लो इस चतुर्भुज में पूछती हूँ मैं, बी सी का मध्य बिंदु बताओ। तो ये बी है और ये सी है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस बी सी का मध्य बिंदु बीच का होगा, तो इसको हमने कोई भी नाम दे दिया एल। इस तरह से मध्य बिंदु हम लिखते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं नोटबुक पर क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। इसी से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, तब भी आप आगे समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास है कि पहले नंबर पे हमारे पास एक एक्टिविटी है। ये जो ऊपर थोड़ा बहुत लिख रखा है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इस वाले बॉक्स में है, इस कलर के बॉक्स में, ये पूरी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। तो इसमें क्या बोला है? एक त्रिभुज ABC खींचिए। मतलब नोटबुक पर, पेपर पर, किसी पर भी एक त्रिभुज बना दीजिए ABC। इस तरह से जो बड़े वाला बन रहा है ना, ABC, ये हमने बड़े वाला त्रिभुज बना दिया। ये A है, ये B है और ये C है। उसके दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। मतलब क्या हुआ? AB के लिए E, AB का जो मध्य बिंदु होगा वो E होगा और AC का जो मध्य बिंदु होगा वो F होगा। तो AB पर मध्य बिंदु कौन सा? ये E है, तो इधर हमने क्या नाम दे दिया? E। और इधर क्या नाम दे दिया हमने? F। इस तरह से दो मध्य बिंदु हमको अंकित करने, ड्रॉ करने हैं। E और F को मिलाइए। E और F को हमने मिला रखा है, ये देखो मिली हुई लाइन है। मैं इसी के ऊपर दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बनाना कैसे है। ई एफ और BC को मापे। अब क्या करना है? आपको एक स्केल लेना है। आप BC को मापो कितने का बना, और EF को मापो कितने का बना। साथ ही एंगल AEF और एंगल ABC को भी मापिए। मतलब इस वाले एंगल को मापो, AEF, और इस वाले एंगल को मापो, इन दोनों को मापो। तो आप क्या देखोगे कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों क्या है? बराबर है। मतलब अगर ये आपका जो नीचे वाला एंगल है 60 डिग्री का है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल होगा ना, वो भी आपका क्या मिलेगा? 60 डिग्री का। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी कि ये जो EF है, ये जो अभी हमने ऊपर जो लाइन बनाई EF, ये वाली लाइन, आपको ये जो BC लाइन बनाई है आपने, इस BC की आधी मिलेगी। अगर मान लो BC आपकी 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये EF आपकी 6 सेंटीमीटर मिलेगी। 12 की आधी 6, तो ये क्या कितने की मिलेगी? 6 की मिलेगी। तो इसको दोबारा से क्लियरली बता देती हूँ। एक त्रिभुज हमने ABC करा, आप इसको मापोगे, नीचे BC को मापोगे और EF को मापोगे, तो क्या मिलेगा? EF जो होगी BC की आधी होगी।
दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको, ये जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दो चीजों से कि भी एंगल बराबर है और ये EF जो है BC की आधी है, यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखा कि EF जो है BC की आधी है, हाफ ऑफ BC लिख रखी है ना, 1/2 BC, इसका मतलब यही है कि भी BC की आधी। और एंगल AEF बराबर है एंगल ABC के, मतलब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो इससे हमको क्या रिजल्ट निकला कि अतः EF जो है वो BC के समांतर है। मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली EF, ये इस BC की, ये जो ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, EF और BC क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो ये एक हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है। और हम इसी जो हमने यहाँ पे सीखी है चीजें कि भाई ये होगा और ये होगा तो ये होगा, तो इस चीज को ही हम एक प्रमेय का नाम दे देते हैं, जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। क्या बोलते हैं हम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसी को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्टिविटी बताई ना, इसका रिजल्ट आप ध्यान में रखना, मतलब कि क्या बता रहा है वो, क्या समझा रहा है, यही चीज है। तो इसको अब आगे देखते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय में हम यही चीज लिखेंगे, जो मध्य बिंदु प्रमेय है आपकी, ये जो मध्य बिंदु प्रमेय है इसमें हम आपको यही चीज लिखेंगे कि जो भी हमने ऊपर सीखा है, बट प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो हमारी मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये थी आपकी प्रमेय, मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन थी ना, किसी से लेकर और होता है तक, ये है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय की लाइन। देखो वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या बोला है, किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज बनाया हमने, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के, तो मैंने मान लो इस बार इसका और इसका कर दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा तो ये बची, क्योंकि इस भुजा का और इस भुजा का तो मैंने मध्य बिंदु ले लिया, तो तीसरी भुजा क्या बची, ये वाली भुजा बची ना, इस वाली भुजा के समांतर होता है। मतलब ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के क्या होगा, समांतर होगा। मान लो कि मैंने इसको नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, ये दे दिया मैंने E और ये दे दिया मैंने F और ये मैंने नाम दे दिया D। तो BC जो है वो समांतर है EF के। इस वाले त्रिभुज के हिसाब से जो BC बनेगा वो समांतर बनेगा EF के। तो ये आपको मध्य बिंदु प्रमेय से पता चलती है बातें कि भाई ये रिजल्ट हमको यहाँ से पता चला। यही चीज इन्होंने यहाँ पे नीचे भी समझा दिया, जो लिख रखा है ना कि इसका अर्थ है यदि हमें दिया है E मध्य बिंदु AB, F मध्य बिंदु AC, तो और EF समांतर है BC के। तो इसी चीज जो भी मैंने समझाया, इसी चीज को उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। आप कोई भी त्रिभुज लो, कुछ भी बनाओ, कोई भी मध्य बिंदु नाम दो और वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। बस आपको ये दिमाग में रखना है, नाम आप अपने मर्जी से बदल सकते हो। ठीक है, तो इसका भी बता देती हूँ ताकि आपको रहे, कंफ्यूजन ना हो कुछ थोड़ी सी। ये इसमें बोल रखा है, ये एक त्रिभुज ले लिया ABC, E क्या है, AB का मध्य बिंदु, मतलब E यहाँ पर होगा इस लाइन के हिसाब से। अब क्या बोल रखा है, F मध्य बिंदु है AC का, तो मतलब F मान लो यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिला दो EF को। तो क्या होगा, अगर ऐसे हमने करा तो इससे क्या पता चलेगा, तो जो ये EF है वो समांतर होगा BC के। EF जो होगा वो समांतर होगा BC के। ये लाइन देखो, ये समांतर क्यों है, क्यों समांतर है, ये हमने अभी ऊपर एक्टिविटी में सीखा। क्योंकि भाई जो ये वाली लाइन है EF जो है वो BC की क्या है, हाफ है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। इस कारण से ये समांतर होता है। तो इस चीज को हमने क्या नाम दे दिया, एक प्रमेय का नाम दे दिया, जिसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस प्रमेय का विलोम, मतलब अगर हम उल्टा चले तो ये भी क्या होता है, सत्य होता है, मतलब ट्रू होता है। देखो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, इसमें क्या बोला, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसी त्रिभुज बोला है ना, तो हमने कोई त्रिभुज बनाया, इसका नाम हमने A दिया, इसका नाम हमने B दिया, इसका नाम हमने C दिया।
कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब कोई एक भुजा के मध्य बिंदु बोला है ना, तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लो ए बी, तो इसका मध्य बिंदु क्या हुआ, ये, इसका नाम दे दिया मान लो ई, से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस बिंदु से, मध्य बिंदु से खींची है ना, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा, ये जो बीसी है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा, ये एक रेखा समांतर खींच ली, इस बीसी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, तो इसके लिए तीसरी भुजा क्या होगी, ये वाली तीसरी भुजा होगी, को समद्वि विभाजित करती है। मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, मान लो एफ, तो ये जो एफ है ये इस भुजा को आधा आधा बांटेगा, मतलब ये भी और ये भी, तो ए एफ क्या होगा, बराबर होगा एफ सी के बराबर होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि भी ये चीज है और ये चीज है, और इधर से ए एफ क्या होगा, एफ सी के बराबर होगा। यही तो इसको हम कैसे लिख सकते, दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि एफ मध्य बिंदु है एसी का, यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी कि एफ मध्य बिंदु है एसी का। तो ये मध्य बिंदु का विलोम हुआ। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लिखिए, तो आपको यही लाइन लिखनी है, 1 मार्क्स में आराम से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है। समद्वि विभाजित का मतलब यही कि बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये उदाहरण है, इसके बाद दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। उदाहरण 1, इसमें क्या बोला हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। देखो ये आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुज बना रखा है ए बी और सी, इसमें ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, बी सी का एफ और बी सी का ई, सॉरी ए सी का एफ और बी सी का ई। दर्शाइए कि बिंदुओं डी ई और एफ को मिलाने पर, इसको डी और डी को एफ को और ई को मिलाया तो ये एक अलग से त्रिभुज मिला। इस त्रिभुज को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। देखो 4 में बन गया ना, एक ये बन गया, पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये, 4 ये, तो ये 4 त्रिभुज बने। तो हमको ये दिखाना है इसमें कि चारों के चारों जो त्रिभुज है आपस में सर्वांगसम है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। देखो इसमें जो डी है, हमने ये बड़े वाला त्रिभुज लिया है, जो बड़े वाला त्रिभुज दिख रहा है ना ए बी सी, ये बड़े वाला लिया हमने। तो देखो डी ए बी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो देखो ये एक लाइन मिल रही है ना डी ई, तो अभी जो हमने ऊपर प्रमेय पढ़ी मध्य बिंदु वाली, तो इससे क्या होगा, ये जो डी ई है ये इस बी सी के समांतर होगा ना। देखो आप डार्क में कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए आराम से। डी एफ जो है वो किसके समांतर है, बी सी के, है ना। तो हमने इसी पर ये लिख दिया कि डी एफ समांतर है बी सी के। अब जरा इसको मैं रिवर्स गेयर में डालते हैं जरा अपने क्वेश्चन को। अब जरा ना इस तरह से देखो कि ये जो एफ है ये ए सी का मध्य बिंदु है और ये जो ई है ये बी सी का मध्य बिंदु है। तो इससे जो ये वाली लाइन है ये समांतर होगी इसके, ये जो भी हमने ऊपर प्रमेय पढ़ी है इसके हिसाब से जो ये वाली लाइन है ये समांतर होगी किसके, इसके। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ई एफ समांतर है ए बी के। अब जरा तीसरी तरफ देखते हैं, तीसरी तरफ देखो जरा, अब इधर से देखो जरा कि भाई जो ये डी ई, हाँ, कि जो ये डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये डी ई, और ये जो ई है ये बी सी का मध्य बिंदु दे रखा है। तो जो ये वाली लाइन है देखो ये वाली, इन दोनों को समांतर, क्योंकि मध्य बिंदु से लाइन जोड़नी है हमको, ये ध्यान में रखो कि मध्य बिंदुओं को मिलाना है आपस में। उससे जो रेखाखंड मिलती है ना हमको, ये वाली लाइन किसके समांतर होगी, इस नीचे वाले की बड़ी वाली लाइन, ये दोनों आपस में समांतर होगी। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी कि डी ई समांतर है ए सी के। तो ये 3 चीज हमको मिल गई यहाँ से कि भाई डी और ई
मध्य बिंदु थे, इसलिए प्रमेय द्वारा DE समांतर हो गया AC के, और इसी प्रकार इन दोनों को भी हम आपस में लिख सकते हैं। मतलब D और E, तो ये वाली लाइन तो इन्होंने लिख के दिखा दी कि भी DE समांतर है AC के पहली लाइन में, और इसका रीजन दे दिया क्योंकि D और E क्या है, मध्य बिंदु है AB और AC की। फिर इसी प्रकार ये वाली भी नीचे वाली के समांतर होगी और ये वाली लाइन भी इसके समांतर होगी। इसको हमने यहाँ पर ऐसे वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, अब इसलिए अब देखो ये समांतर है, सारी भुजाएं आपस में मिल गई ना हमको कि भी EF तो किसके समांतर होगी, इस बड़ी वाली के समांतर होगी ना। तो इसलिए क्या होएगा, देखो ADEF पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पर है ये ADEF, जो ये वाला एक ये समांतर चतुर्भुज बन गया हमारा, इससे क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। तो एक ये समांतर चतुर्भुज बना हमारे पास, एक BDEF बना, मतलब कि एक दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या बना, BDEF। अगला समांतर चतुर्भुज कौन सा बना हमारे पास, DECF, ये वाला बन गया। ठीक है, तो में से एक इसलिए ये तीनों के तीनों एक समांतर चतुर्भुज बने। अब देखो इसके अंदर DE समांतर चतुर्भुज BDEF का विकर्ण है। देखो ये DE जो है किसका है, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है ना, इस वाले का। लेकिन आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उसका कोई विकर्ण है तो जो त्रिभुज में बांटेगा, ये दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी कि भी त्रिभुज BDE सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा नीचे वाले त्रिभुज के। तो T2 सर्वांगसम है त्रिभुज T1 के, ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, इन्होंने ये वाला ले रखा होगा, आप ये वाला ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि T3 दे रखा है तो आपको भी कंफ्यूज हो जाओ, तो इन्होंने ये वाला लिया होगा, ये वाला इन्होंने कौन सा वाला लिया होगा, ये वाला समांतर चतुर्भुज लिया होगा। आप कोई सा भी समांतर चतुर्भुज ले लो, ये जो अभी मैंने आपको 3 बताए हैं ना, इन तीनों में से आप कोई सा भी समांतर चतुर्भुज ले लो, तो रीजन तो आपका यही रहेगा ना। अगर मान लो आप ये वाला लेते हो, आप नोटबुक में ये वाला लिखते हो कि भाई DFEC समांतर चतुर्भुज है और इसमें जो ये वाला EF है वो क्या है, विकर्ण है, तो क्या होगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी समांतर चतुर्भुज ले लो और एक समांतर चतुर्भुज को लिख के दिखा दो कि भाई इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम। तो इसी प्रकार बाकी के जो त्रिभुज होंगे, इसी प्रकार क्या होगा, बाकी के जो होंगे, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ये दोनों, फिर ये वाला और ये वाला आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, ये हमने सब लिख के दिखा दिए। तो क्या पता चला कि चारों के चार जो त्रिभुज बन रहे हैं ये छोटे छोटे, या आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या करा, मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करा तीनों तरफ से, है ना, घुमा घुमा के देखा ना मैंने अभी, तीनों तरफ से भुजाओं को घुमा घुमा कर हमने देखा, तो त्रिभुज को घुमाया तो हमको पता चला कि अलग अलग तरह से समांतर भुजाएं मिल रही हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का यूज कर कर हमने त्रिभुज को बांट दिया चार के अंदर, और फिर उन चारों त्रिभुज को आपने सर्वांगसम दिखा दिया। तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये वाला, कोई इधर टफ नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को शुरू से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये इस वाले क्वेश्चन को लिख के देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं, ये जो नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अभ्यास में जो करने हैं, अब आप प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अब आप क्या करिए, नोटबुक में पहले जो क्वेश्चन 1 है इसकी स्टेटमेंट उतार लीजिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले स्टेटमेंट उतारिए और खुद से इसका डायग्राम बना के देखिए, खुद से इसका डायग्राम बना के देखना, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। फिर आपको पता चलेगा कि आप खुद से डायग्राम बना पाते हो या नहीं बना पाते। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आंसर में बना रखा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही उतार लोगे तो समझ में तो आएगा नहीं। तो एक बार खुद से बना के देखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या देखा था हमको
ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज ए बी सी बनाया है जिसमें सी क्या है, समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर, तो मध्य बिंदु ए बी का एम है, इससे समांतर से होकर, ये एम से होकर एक रेखा गई ना, जो नीचे वाली लाइन गई, जो ये वाली लाइन जा रही है आगे, इसके समांतर खींची हमने ये लाइन। खींची की रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जो ये वाला बिंदु है वो क्या होगा, D होगा, क्योंकि D AC, ये लाइन कौन सी है, AC, और इस AC को D पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो दर्शाना है, पहला पॉइंट क्या दर्शाना है हमको, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो पहले हमको दिखाना है कि जो ये D है वो AC का मध्य बिंदु है। दूसरी चीज क्या दिखानी है, MD समकोण है AC पर, मतलब MD जो है AC पर समकोण है, मतलब क्या हुआ कि MD कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तीसरा पॉइंट क्या दिखाना है कि CM और MA और हाफ ऑफ AB का आधा, तीनों क्या है आपस में बराबर। अब देखो उन्होंने CM बोला ना, तो ऊपर तो कहीं है नहीं, तो हमने क्या करा, CM को डॉट डॉट लाइन में बना दिया। आप ऐसे सिंपल एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने ताकि आपको अलग से दिखे तो इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट में दिखाया है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई त्रिभुज। अब देखते हैं पहला पार्ट। देखो पहले पार्ट में हमको क्या दिखाना है कि जो ये D है AC का मध्य बिंदु है। तो देखो क्या करेंगे, अभी इसमें जो दिया गया मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो आप इसको छोड़ो, इसको मत लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैंने जो हमको क्या दिखाना है, D AC का मध्य बिंदु है। तो जैसे मध्य बिंदु का आए, मध्य बिंदु प्रमेय का देख लो कि क्या पता वो लगती हो आराम से। तो त्रिभुज ABC लिया, बड़े वाला त्रिभुज लिया, इसमें देखो ये एंगल C क्या है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दे रखा है क्योंकि उन्होंने लिख रखा है ना क्वेश्चन में कि C पर समकोण है, तो ये चीज दे रखी है हमको, हमने अपने आप से नहीं लिखा। तो एंगल C क्या है, 90 डिग्री का। और क्या बोला है कि जो M है, जो M है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु, M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है। तो इससे समांतर ये रेखा गई MD, ठीक। तो ये MD क्या होगी, BC के समांतर होगी। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी कि DM समांतर है BC के। अब देखो, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। विलोम में क्या सीखा था, रिवर्स में, कि अगर ये दो आपस में समांतर होगी तो जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा का जो ये वाला बिंदु होगा, ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बस हमने क्या लिख दिया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा DAC भुजा का मध्य बिंदु है। देखा, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो ये जो चीजें लिखी है ये दी ही गई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकते हो, आपके दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ना लिखकर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिया गया है। इस तरह से आप ये लाइन ऐसे कर देना और यहाँ पर लिख सकते हैं आप दिया गया है। तो पहला पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना था हमको, MD बताना था, समकोण है AC पर, मतलब MD क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो DAC का मध्य बिंदु है, अभी हमने प्रूफ करा पहले पार्ट में, पहले भाग से पार्ट कर दिया कि DAC का मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या हुआ, AD जो होगा DC के बराबर होगा, मतलब ये AD DC क्या होगा, बराबर होगा, आधा आधा होगा ना। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि जो ये पूरी लाइन है ACB, ये पूरी कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये भी 90 का और ये भी 90 का होगा। और जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, DM पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये DM क्या हो जाएगा, MD क्या हो जाएगा, AC पर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। बस हो गया सेकेंड पार्ट में प्रूफ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कैसे होंगे, तो इसके लिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारे पास डायग्राम ये था, इस तरह से बना हुआ था, ठीक है। ये आपके पास A था, ये C था, ये B, यहाँ पे M था, ये मिली हुई थी लाइन सीधी, और एक हमने ये मिला दी थी अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था हमें बनाने के लिए। इसका नाम था D, ठीक है। ये थोड़ा रस्सा बना है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो देखो हमको अब क्या बनाना है कि जो ये MC है, MC वो AB की हाफ है, इस AB की क्या है, हाफ,
दूसरी चीज क्या दिखानी है हमको, एम ए, एम सी और एम ए, ये दोनों चीज, ये एम ए और ये एम सी दोनों क्या है, ए बी की आधी है। तो देखो एम ए जो है ये एम ए बी की आधी है, मतलब एक तरह से हमको यही दिखाना है ना कि जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है। जैसे ही एम ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये और ये आधा आधा हो जाएगा ना। तो अगर ये वाला हिस्सा ए एम जो है वो इस पूरी बड़ी वाली लाइन का आधा बन जाएगा, तो मतलब वो ये ना कि इस पूरी लाइन का आधा क्या बना, ए एम बना। तो यही चीज हमको दिखाना है। तो हमने क्या करा, देखो इन दोनों लाइनों को, इन दोनों लाइन के बारे में बात करनी है तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, एक पहले वाला ये और एक पहले वाला ये। इन दो त्रिभुज को ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों को बराबर दिखाएंगे पहले तो हम। तो ये करा हमने त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज सी डी एम में। एडी और डीसी तो बराबर हो जाएगी, ये एडी और ये डीसी तो बराबर है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डी मध्य बिंदु है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तीसरी क्या है, ये डीएम। डीएम इस वाले त्रिभुज में भी है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये क्या बन गई, उभयनिष्ठ बन गई। एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, ये वाला एंगल भी क्या है, 90 का है। तो जो ये ए एम डी और ये जो सी डी एम है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्वांगसम हो गया। दोनों आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो अब जैसे सर्वांगसम हुए तो ये ए एम और ये सी एम भी क्या हो गया, बराबर हो गए सिप्लिसिटी से। क्योंकि सिप्लिसिटी में क्या होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो वही चीज हमने लिख दिया कि ए एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। ठीक है, एम डी सी, देखिए अब सॉरी ये वाला एंगल नहीं है बराबर, ये वाला एंगल है। मैं दोबारा से बनाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। आपको बताते बताते सोच रही कि ये क्या बोल रही हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारे पास त्रिभुज था ना, ये जो मैंने एंगल लिखा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर जो डी है और ये त्रिभुज था, देखो ये त्रिभुज था ना, तो ए डी एम, तो ये इधर था, ये सी था। देखो ए डी एम, तो ये वाला एंगल बराबर है और एंगल सी डी एम और ये वाला एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, 90 डिग्री के है ना। ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो इसलिए ये दोनों 90 बनेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सिप्लिसिटी से हमारे पास क्या निकल गया लास्ट में, ए एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। अब आप ऊपर डायग्राम में देखेंगे तो एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ए एम तो क्या होगा, हाफ ए बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो इसको मैं समीकरण 1 दे दिया, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया, और अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो देखो सी एम जो है किसके बराबर है, एम ए के, ये लिख रखा है। तो सी एम बराबर है एम ए के, और एम ए जो है या ए एम बोल दो, ये किसके बराबर है, हाफ के, तो वो लिख दिया। और यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है कि इसके अंदर हमको इतना ही प्रूव करना था। ये जो एंगल वाली चीज थी ना, ये सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीज है। मैंने आपको आई थिंक गलत बता दिया होगा, ये सी बता दिया होगा। ये जो एडीएम और ये जो सीडीएम 90 डिग्री का बता रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के है ना। क्योंकि ये जो लाइन थी ये एमडी है, इसका इधर वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का है और इधर वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए एमडी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ध्यान में रखना। मैंने लिखा कुछ हो रहा है और बोला कुछ हो रहा है, तो आप जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमको कैसे करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी एक आयत है। ये हमने एक आयत बनाया ए बी सी डी, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब क्या हुआ, क्रमशः बोला है ना, मतलब P जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, Q बी सी का, R सी डी का और S डी ए का। तो यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु क्या बना, P, बी सी का Q, डी सी का R और ए डी का S। फिर इन चारों मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, ये इस तरह से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और मिलाते के साथ ही एक दूसरा चतुर्भुज मिल गया हमको, पी का क्यू और आर एस, मतलब पी क्यू आर एस, इन चारों को मिलाने के बाद ये बीच वाला चतुर्भुज मिल गया ना। अब ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है ना, ये एक समचतुर्भुज है।
समचतुर्भुज कौन सा होता था? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती थी? आपस में बराबर होती थी। तो यही हमको प्रूव करना है अब इस क्वेश्चन में कि पी क्यू किसके बराबर है? आर एस के, आर एस एस आर के और एस आर पी एस के। देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमने देखो, अब इसमें भी हमको ना पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े दो त्रिभुज की। तो हमने क्या करा, ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिला दिया डॉट डॉट लाइन से, ताकि हमको रहे ध्यान में। आप इसको भी सिंपल सीधी लाइन खींच सकते हो, बट मैंने आपके लिए डॉट लाइन से मिलाया ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि ये हमने एक्स्ट्रा में कर दिया। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ये ए बी सी, हमने ये वाला त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज से देखो पी ए बी का मध्य बिंदु निकला, क्यू बी सी का मध्य बिंदु लिखा, ये लिख दिया हमने। पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। तो जो अभी हमने मध्य बिंदु पर मैं पढ़ी थी, मध्य बिंदु पर मैं, विलोम नहीं बोला मैंने, मध्य बिंदु पर मैं, उससे क्या पता चला कि जो पी क्यू है ये इस ए सी के समांतर होगी ना, वही चीज हमने लिख दिया, पी क्यू समांतर है ए सी के। दूसरी चीज पी क्यू है जो हाफ होगी ए सी की, वही चीज हमने ये लिख दी कि पी क्यू क्या है, ए सी का हाफ है मध्य बिंदु पर मैं द्वारा। तो इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 1। ये जो पूरी लाइन है ये क्या होगी, समीकरण 1। देखो रिजल्ट निकालना है हमको, है ना। तो इसके लिए हमको ये एक त्रिभुज दिख रहा था ए बी सी, जैसे हमने इस ए सी को विकर्ण को मिलाया तो देखा कि अभी पी भी मध्य बिंदु है, क्यू भी मध्य बिंदु है, तो हम इसमें ये रिजल्ट लगा सकते हैं मध्य बिंदु पर में वाला, तो वो हमने लगा दिया। अब ऐसे ही नीचे दूसरी तरफ देखो आप, अब अगर जो मैं ये वाला विकर्ण देखूं, ये वाला बी डी वाला विकर्ण, तो इसमें कौन सा त्रिभुज बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब देखो इसमें अगर आप देखो तो ये देखो जैसे कि बी सी डी लेते हैं, ले सकते हो आप ये भी, लेकिन इसी करने के लिए ताकि अब क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए आपको, त्रिभुज बी सी डी। तो बी सी डी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर है। तो देखो ये नीचे वाला त्रिभुज लिया है इन्होंने, तो बी सी डी नीचे वाला त्रिभुज ले, आप नीचे वाला लो या ऊपर वाला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो जैसे अगर ऊपर वाला लोगे तो देखो पी क्या है, ये दोनों त्रिभुज मैं आपको लेके दिखा देती हूँ, दोबारा से दिखाती हूँ आपको। एक से हमारा निकल गया, अगर मान लो मैं ऊपर वाला त्रिभुज लेती हूँ ए बी डी, ये वाले त्रिभुज लेती हूँ, तो देखो एस मध्य बिंदु है, पी मध्य बिंदु है, तो जो ये वाली लाइन होगी पी एस जो होगी वो समांतर होगी किसके, बी डी के, पी एस समांतर होगी बी डी के। इसी तरह से हमने नीचे वाला त्रिभुज लिया, इसमें क्या लिखा, आर और क्यू क्या है, मध्य बिंदु है, ये क्यू और आर क्रमशः बी सी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो ये जो क्यू आर है वो समांतर है बी डी की, ये चीज लिख दी हमने, क्यू आर किसके समांतर है, बी डी की, और क्यू आर क्या होगी, इसकी आधी, ठीक। तो इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो ये जो ए सी है, ए सी और बी डी आपस में बराबर होंगे, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन से बना रखे हैं ना, डॉट डॉट लाइन से ए सी और बी डी आयत के क्या है, विकर्ण है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगली लाइन हमने यही लिखी है कि ए सी जो है और बी डी आपस में क्या है, क्योंकि ये आयत के विकर्ण है। अब इन दोनों का आधा आधा कर दो, दोनों तरफ 1/2 से क्या कर दो, गुना कर दो, कर सकते हैं हम आराम से गुना। गुना करते के साथ ही क्या पता चला, हाफ ए सी आ गया। तो हाफ ए सी ऊपर अभी मैं किस समीकरण में किसके बारे में, किसके बराबर लिखा था, पी क्यू के, ऐसी हाफ बी डी आ गया, तो किसके बराबर आ गया, क्यू आर के बराबर आ गया। तो पी क्यू किसके बराबर निकल गया, क्यू आर के। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3, एक चीज को हमने बराबर कर दिया। अब देखो इसमें ये हमने लिया कैसे, आपको ये सोचने की जरूरत है। देखो ये त्रिभुज जो लिया ना, एक बार एबीसी लिया, एक बार त्रिभुज बीसीडी लिया। देखो पी क्यू हमने किसके बराबर कर दिया, क्यू आर के, पी क्यू क्यू आर के। तो पी क्यू जिसका मध्य बिंदु से बन रहा है एक, वो त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, और क्यू आर जिससे बन रहा है ए बी सी डी, इस त्रिभुज से, तो इन दो त्रिभुज को लिया है। जब आप अगली बार करोगे इसके, अगर मान लो आप कोई दूसरा लेते तो आप पी एस को एस आर के बराबर दिखाते, तो आप कौन से दो त्रिभुज लेते, आपका एक त्रिभुज बन जाता ए बी डी, आप तो एक ये वाला त्रिभुज लेते, ठीक है। दूसरा ये वाला बन जाता आपका, दूसरा त्रिभुज क्या लेना पड़ता आपको, ए डी सी, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ता, ठीक है।
तो इन दो त्रिभुज से आप अगर इन दोनों त्रिभुज को लेकर जो काम अभी हमने इन दोनों त्रिभुज में अलग अलग करके दिखाया है, ऐसे आप उन दोनों में करते तो ये वाली आपको इक्वेशंस मिल जाती लास्ट में कि भाई क्यू आर किसके बराबर है एस आर के और एस आर किसके बराबर है पी एस के। ठीक है, जो अंदर वाला समचतुर्भुज, अंदर वाला जो चतुर्भुज बन रहा है उसके दो भुजा तो हमने प्रूव कर दिए कि पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के, और जो बाकी का पेयर है वो भी इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो करके नहीं दिखाना है इसको, बस हम ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार से लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये दो डंडे खींचे, एल लिखा, वाई लिखा। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमिलरली बोलते हैं, सिमिलरली। तो सिमिलरली के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये चीज हम लिख सकते हैं, अलाउड है आपको मैथ में लिखने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों को तीसरी समीकरण, चौथी और पांचवी को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पी क्यू क्यू आर एस आर पी एस, चारों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, और ये चारों भुजा बराबर होते के साथ ही क्या प्रूव हो जाता है? पी क्यू आर एस क्या एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तो अगर ना समझ में आया हो तो आप शुरू से वीडियो को देखना, अच्छे से क्वेश्चंस को साथ साथ करना, और आपको समझ में आ गई हो वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।